दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल मुक्तिबोध को पढ़ाया गया। मुक्तिबोध का साहित्यिक परिचय दिया गया। ये साहित्यिक परिचय का वीडियो कंपटीशन एकेडमी चैनल पर आप देखेंगे, पब्लिश है। इसी के साथ गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता ब्रह्मराक्षस और अंधेरे में इसकी व्याख्या पूरी कराई गई। मुक्तिबोध की एक कविता और है, भूल गलती। भूल गलती भूल गलती कविता की व्याख्या नहीं कराई गई थी, केवल पंक्तियां दिया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा सर भूल गलती की भी व्याख्या करा ही दीजिए। वैसे ध्यान रखिएगा, अगर पंक्तियां आपको ध्यान है तो बहुत आराम से परीक्षा में आप प्रश्न हल कर सकते हैं। लेकिन अगर व्याख्या पढ़ लेते हैं, समय है तो खैर बेहतर ही रहेगा। तो इस लेक्चर में गजानन माधव मुक्तिबोध की भूल गलती कविता की व्याख्या हम लोग करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सहयोगी चैनल है कंपटीशन एकेडमी का। कंपटीशन एकेडमी पर जाकर आप बहुत सारे वीडियो वहाँ पर भी देख सकते हैं, पब्लिश हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूल गलती कविता साहित्यिक परिचय अगर आपको देखना है तो आप कंपटीशन एकेडमी चैनल पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं, कंपटीशन एकेडमी चैनल आप सर्च कर लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें गजानन माधव मुक्तिबोध का साहित्यिक परिचय कल ये पूरा मैंने पढ़ाया है यहाँ तक कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं कौन सी हैं, उनके बारे में किसने क्या क्या कहा है, उनकी रचनाओं की क्या विशेषता है, तो इन सब पर चर्चा पूरी की गई है। अंधेरे में कविता के बारे में बताया गया है, ब्रह्मराक्षस के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ भूल गलती कविता की बात करेंगे। ये जो भूल गलती कविता है वह किस में संकलित है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित है। भूल गलती क्या होती है, भूल गलती जो दिया गया, इस भूल गलती का अर्थ क्या होगा, भूल गलती का मतलब क्या होगा। भूल गलती है एक अव्यवस्था। भूल गलती किसका नाम है, किसके लिए कहा गया है, तो भूल गलती अव्यवस्था के लिए कहा गया। अव्यवस्था को अव्यवस्था की ओर संकेत किया गया है। तो आप कहीं अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि भूल गलती क्या है, तो भूल गलती एक अव्यवस्था है। अव्यवस्था का नाम है भूल गलती। और यह चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित है। इस अव्यवस्था का नाम जो भूल गलती है, इसी में आप देखेंगे कि अव्यवस्था का सजीव चित्रण किया गया है, ईमानदार की निर्भयता का चित्रण किया गया है, बुद्धिजीवी वर्ग की स्वार्थपरता का चित्रण किया गया है, और इस कविता में क्रांति की चाह है, अस्मिता की खोज का काव्य है। यह फैंटेसी शिल्प का भी प्रयोग किया गया, यानी यह कविता भूल गलती भी फैंटेसी के आधार पर समाज की वास्तविकताओं का चित्रण करती है। तो इस पूरी कविता में आइए देखते हैं, जानते हैं कि क्या क्या है और इसकी व्याख्या देखते हैं। वैसे गजानन माधव मुक्तिबोध की इस कविता का अर्थ समझने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान दे रखना जरूरी है, जो कि मैंने साहित्यिक परिचय इनका कराया है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताया है। यह रचना मुगलिया दरबार की किसी घटना के बारे में नहीं है। जैसा कि लिखा है कि भूल गलती आज बैठी है जीरा बख्तर पहनकर तख्त पर, दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे बेजुबा बेबस सलाम में। तो किसी मुगल दरबार की ये कविता नहीं है, मुगल दरबारी कविता नहीं है। असली कथा गलती और ईमान के बीच विरोध के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। हमारे जीवन की जो भूलें हैं वही स्वार्थ के हथियारों से सुसज्जित होकर समूचे व्यक्तित्व पर काबिज हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कविता को। भूल गलती कविता में हम देखते हैं कि भूल गलती आज बैठी है जीरा बख्तर पहनकर तख्त पर, दिल के चमकते हैं बड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें बेजुबा बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में।
सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति के माध्यम से आप देखें, यहाँ पर कहा गया है कि हमारे व्यक्तित्व अथवा सामाजिक जीवन की जो भूलें और गलतियां हैं, वही आज लोहे के कवच में अपने आप को सुरक्षित बनाकर दिल के तख्त पर बैठ गई हैं। भूल गलती कहाँ पर बैठ गई है? तो दिल के तख्त पर। जो ये भूल गलती है, जो हमारी गलती है, जो अव्यवस्था है, वो कहाँ पर बैठी है? आज बैठी है जीरा बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। तो आज का मतलब संकेत किया गया है कि ये हमारे दिल पर बैठ गई है और यहाँ पर शासन चला रही है। यानी आज का जो शासन है, उसमें शासक न सिर्फ खुद लौह कवच धारण किए हुए है, बल्कि लोगों पर आतंक जमाने के लिए उसने भांति भांति के हथियार भी एकत्र कर लिए हैं और उसके हथियारों की चमक दूर दूर तक दिखाई देती है और उसकी आंखों में भी ऐसी रोशनी निकल रही है जैसे किसी तेज पत्थर की नोक छिलक रही हो। खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे, बेजुबा बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबे थमे दरबारे आम में। और कहा गया है कि उसके आतंक के सामने सब ने समर्पण कर दिया है। सामने लोग कतारबद्ध सलाम की मुद्रा में झुके हैं और उनका गूंगापन उनकी बेबसी है। और यह समूचा दृश्य एक ऐसे दरबार में घटित हो रहा है जो अन्यतम भव्य है। उसमें अनगिनत खंभे हैं और खंभों के बीच अनगिनत मेहराबें पड़ी हुई हैं। और कहा जाता है कि शासक को जिस अपराधी के बारे में फैसला सुनाना है वो है ईमान। तात्पर्य यह है कि गलती के शासन के लिए ईमान को कैद करना जरूरी हो गया है। और कैद हथकड़ी लगाए हुए खड़ा है। कैद को हथकड़ी पहनाकर लाया जाता है। कैदी का चेहरा घावों की आड़ी तिरछी लकीरों से कटा हुआ नजर आता है और उस पर नजर पड़ती है कि दिल कांप उठता है, हाय निकल आती है। ऐसा नहीं कि घावों या कैद होने के कारण उसका कद छोटा हो गया है, हालांकि उसके जिस्म पर कपड़ों की जगह गरीबी और परेशानी के चिन्ह लटक रहे हैं। यहाँ पर जो लतर शब्द है, लतर मतलब चिथड़ा होता है, कपड़ों का चिथड़ा। तो कैद होने के कारण ऐसा नहीं कि उसका कद छोटा हो गया है, उसके जिस्म पर कपड़ों की जगह गरीबी और परेशानी के चिन्ह लटक रहे हैं और खून के लंबे लाल दाग भी उन चिथड़ों पर दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उसका स्वाभिमान सुरक्षित है। जहां अन्य सभी लोग निगाह झुकाए हुए हैं, वहीं वह सिर ऊंचा करके सीधे शासक की आंखों में आंखें डाले हुए है, यानी वह निडर है। उसकी आंखों में डर बिल्कुल भी नहीं है। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई है, लेकिन शासक के आतंक और कैदी के निडरता के बीच आंखों की आंखों में संवाद जारी है। यानी यहां पर जो ये भूल गलती दिखाया गया, ये भूल गलती क्या है? भूल गलती एक अव्यवस्था है, अव्यवस्था के पर्याय के रूप में रखा गया है। और यह अव्यवस्था किसी क्रूर तानाशाह की तरह सब कुछ अपने स्वार्थ की वेदी पर स्वाहा करने को तैयार है। तभी तो कहा गया कि भूल गलती आज बैठी है जीरा बख्तर पहनकर तख्त पर, दिल के चमकते हैं बड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। और बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है इस अव्यवस्था का, बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ पर देखें, बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है इस अव्यवस्था का। कहते हैं लोहे का जीरा बख्तर पहन, खूंखार है अली जहां भी, आगे देखेंगे। और वो आंखों की सच्चाई निकाले डालता है, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता है। तो यहाँ पर निर्भयता भी दिखाया गया है, क्रांति की चाह भी है इस कविता में। आगे कहा गया है, आगे की पंक्ति आप देखें, फिर आगे बढ़ते हैं कि वो कैद कर लाया गया ईमान सुल्तानी, निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ भी नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश। तो यहाँ पर कहने का आशय यही है कि यहाँ पर
जो ईमान है वो पूरी तरीके से निडर है, वो पूरी तरीके से आंखों में आंखें डालकर देखता है, आंखों में आंखें डालकर देखता है। ईमान को कैद कर लिया गया है और इस अन्याय को देखकर सभी दरबारी जुबान बंद किए हैं। तमाम मनसबदार शायर और सूफी, अल-गज्जाली, इब्ने सिन्नी, अल-बरूनी, आलिम व फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। और इन सब को देखकर जितने पदवीधारी हैं, जितने मनसबदार हैं, कवि हैं, सूफी संत हैं, दार्शनिक हैं, दार्शनिकों में अल-गज्जाली जो तसव्वुफ का दार्शनिक है, तमाम ज्योतिष हैं, यानी इब्ने सिन्ना एक ज्योतिष था, इसमें इब्ने सिन्ना जो है वो ज्योतिष है। अल-बरूनी इतिहासकार है, अल-गज्जाली दार्शनिक है। यानी यहाँ पर सभी ज्ञानी हैं, आलिम व फाजिल है। आलिम व फाजिल यानी इस्लामी डिग्रियों जो धारण करते हैं, तो यहाँ पर बहुत आलिम व फाजिल है, सिपह सालार हैं और सब के सब खामोश हैं। सभी सेनापति और सरदार अर्थात शिक्षित, सुसंस्कृत, नेतृत्वकारी लोग चुप हैं। और दूसरी तरफ ईमान से कहा गया है कि यदि कुछ शर्तें मान ले तो उसे ज़िंदगी बख्श दी जाएगी, ना मंजूर उसको ज़िंदगी की शर्त, किसी शर्त ना मंजूर। और हठ इनकार का सिरतान खुद मुख्तार कोई सोचता उस वक्त। ये सारी शर्तें ईमान से कहा गया है कि कुछ शर्तों को मान लो तो तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी जाएगी, लेकिन जिस शर्त को मानने से उसे शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसी शर्त मानकर उसे ज़िंदगी नहीं चाहिए। और वह समर्पण करके शर्मनाक जीवन नहीं बिताना चाहता है। छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए शाह, सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहंशाह, शाही धाक का सब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह, लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार अलीजा, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता। वह समर्पण करके शर्मनाक जिंदगी नहीं जीना चाहता है, वह हठ पूर्वक इनकार किए हुए तने हुए खड़ा है। वो तो अपनी ही शर्तों पर जीवन बिताएगा, अपना निर्णायक वो खुद है। इस समूचे दृश्य को देखकर कोई सोच ही सकता है कि बादशाह के दिन अब गिने चुने हैं। इस पर मौत के काले बादल छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए शाह, सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का। यानी बादशाह या बादशाहत के दिन अब बहुत कम बचे हैं। इस पर मौत के काले बादल मंडरा रहे हैं और जो रक्षा कवच लोहे का बना हुआ दिख रहा है वो दरअसल मिट्टी का है। और जो बादशाहत है उसमें भी पुरानी अकड़ है, उसमें अब पुरानी अकड़ नहीं बची है। अब तो वो रेत की तरह भुरभुरा हो गया है, वो रेत सा ढेर शहंशाह, अब वो रेत की तरीके से भुरभुरा हो गया है। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, तथा पहले की जो बादशाही धाक थी अब उसमें कोई दम नहीं बचा है, अब वो सन्नाटे की तरह खोखली हो गई है। लेकिन इस सोच के खिलाफ सावधान करते हुए मुक्तिबोध ने कहा है कि सांप कितना भी मरियल दिखे उसके कांटे से जहर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह, लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार अलीजा। तो सांप कितना भी मरियल दिखे उसके काटने से जहर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और चूंकि लोग यह बात जानते हैं इसीलिए उससे आतंकित भी हैं। तो यहाँ मुक्तिबोध ने संकेत किया है कि सामंती व्यवस्था के बारे में कि 1952 के जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के बाद ऐसा लगने लगा था कि पुरानी जमींदारी जो है या पुराने जमींदारों का फन कुचल दिया जाएगा, उनके विषदंत उखाड़ लिए गए हैं। यहाँ पर जो सांप कहा गया है, ये सांप की तुलना किससे की गई है, किसका बिंब लिया गया है? प्रतीक के रूप में है, जमींदार है। सांप कौन है? तो जमींदारों को कहा गया है सांप, और कहा गया कि उनके विषदंत उखाड़ लिए गए हैं। लेकिन इसी असावधानी का विरोध करते हुए
मुक्तिबोध कहते हैं कि नहीं, अब भी उसमें पर्याप्त मारक क्षमता बची हुई है। ये भूल रूपी बादशाह अब भी ताकतवर है। तो इसका कारण ये है कि ये हमारी आपकी कमजोरियों से आपकी ताकत प्राप्त करते हैं। गलती का शासन इसलिए अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है कि हम सब अपनी कमजोरियों के चलते उसका विरोध नहीं करते। और शासक का जो लोहे का कवच, रक्षा कवच है, वो हमारी आपकी कमजोरियों से निर्मित है और उसे पहनकर वह और खूंखार हो गया है। वो उसे पहनकर वह और खूंखार हो गया है। और फिर आगे कहते हैं कि जिसे अलीजाह कहा जाता है, उस शासक की जिसे अलीजाह कहा जाता है, असलियत यही है कि वह क्रूरता से भरा हुआ है। ईमान को तो उसने कैद किया हुआ ही है, सच की भी आंखें निकाल डाल रहा है। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़ता। सच्चाई और ईमानदारी का दमन करके ही गलती अपना शासन चला सकती है। जिसकी भी कोमल भावनाएं, दिल की बस्तियां मतलब कोमल भावनाएं, उन सबको वो खत्म कर देता है, तभी क्रूरता को वैधता प्राप्त होती है। करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में, शाही मुकाम में। और कहते हैं कि इस तरह चारों तरफ से वह हमें, हमारी चेतना को घेर लेता है। हमारे पाँवों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं रह जाता। हम बेसिर पैर के हो जाते हैं, न सोच पाते हैं, न चल पाते हैं। और उसका जो सरकारी तामझाम है, पद प्रतिष्ठा के जो तमाम अवसर हैं, उन्हीं के लालच में उसके गुलाम होकर रह जाते हैं। बुद्धिजीवियों की बुद्धि को खरीद कर वह उन्हें अपना नौकर बना लेता है और वह उसकी क्रूरता के विरुद्ध कुछ नहीं बोल पाते हैं। और फिर आगे कहा गया है, आगे का पद देखें कि इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी। भरे दरबार यहाँ पर कहा गया है कि जो भरा दरबार है, भरे दरबार में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुदगर्ज बाहथियार बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए और दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए दूध मुँहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दढ़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। यहाँ पर कहा गया है कि शासक जो स्वयं गलती करता है, वह विद्रोही जो स्वयं ईमान है को कैद कर लिया गया है, फिर भी जनता चुप है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जनता चुप है। और बुद्धिजीवी, जिसमें कवि भी शामिल है, आधारहीन हो गए हैं। वह न सिर्फ वह विरोध नहीं कर सकते, बल्कि कराह भी नहीं सकते। वह कराह भी नहीं सकते। लेकिन तभी जैसे किसी से गुस्ताखी हो गई, जैसे कराह निकल गई हो, उसी तरह एक व्यक्ति इस समूचे मोहपाश को और आतंक को तोड़कर मुक्त हो गया। कतारों में खड़े खुदगर्ज बाहथियार बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए। और ये सब देखकर जो वहाँ पर थे, वो सभी के सभी सहम कर रह जाते हैं। यानी मुक्तिबोध यहाँ पर मार्क्सवादी थे और मार्क्सवादी के अनुसार पूंजीवाद शासन के साथ मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी भी स्वार्थवश हो जाता है। परंतु उन्हीं बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा स्वार्थ के तर्क को तोड़कर मजदूरों के पक्ष में खड़ा हो जाता है और अन्याय के विरुद्ध मजदूरों को संगठित करने लगता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से मुक्तिबोध इसी विचार को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि उस व्यक्ति के भागते ही मेरी मोह निद्रा भी टूट गई और मैं लोगों से भरे हुए दरबार में संभल कर जाग गया। संभल कर और जाग गया। उस व्यक्ति के भागते ही तमाम दरबारी सहम गए। जो लोग कतारों में खड़े थे, उनका शासक के साथ जो समझौता था, उनके रक्षक हथियार स्वयं उनके स्वार्थ ही थे। शासक ये समझौता टूटने के आतंक से भर उठा। जो तमाम दढ़ियल सेनापति थे, दिल के अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दुध मुँहेपन के 100 तजुर्बे की बुजुर्गी से भरे दढ़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए।
जो तमाम दड़ियल सेनापति थे, उनके समूचे अनुभव, जीवन का अनुभव दुधमुहेपन का अनुभव था। उनके दिल में कोई और बात रहती थी, जुबां पर कोई और इस दुधमुहेपन की सच्चाई को छुपाने के लिए वो चेहरा पर गंभीरता धारण किए रहते थे। इसको छुपाने के लिए गंभीरता धारण किए रहते थे और उस व्यक्ति के भागने से वह भी सहम गए। लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा गया कि लेकिन उधर उस ओर कोई बुजुर्ग के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि वह बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुंधलके में, यानी सुल्तान के यहाँ से भाग निकला बंदी ईमान अब अंधकार से भरी तलहटियों के गोलाकार ऊंचे टीलों और सघन वृक्षों के ऊपर कहीं छिपकर अदृश्य हो गया। और उसके तेज और स्वाभिमान को देखकर ऐसा जान पड़ता है, ऐसा महसूस होता है कि वह अज्ञात, यानी वेनाम मतलब अज्ञात अपरिचित दर्रों के क्षेत्र में अपनी सत्यनिष्ठा की सुनहली छाया के धुंधले वातावरण में एक बड़ी सी फौज को संगठित कर रहा है। और फिर आगे कहा गया कि मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो इसे विश्वास होता है कि वह निश्चय ही हमारी पराजय का प्रतिकार लेने के लिए अवश्य आएगा। उसके हृदय में दृढ़ संकल्प की चेतना का रक्त स्नान स्वर, जो वास्तव में हमारी ही हृदयाभूति की गहराई में छिपी हुई है, बहुत ही कल्याणकारी विचारधारा का स्वर्णाक्षर स्वरूप है, अब निश्चय ही अभिव्यक्ति होकर अत्यंत भयावह व विशाल आकार ग्रहण कर लेगा। यानी तात्पर्य यह है कि जन जागरण का स्वर ऊंचा हो चुका है। जो जन जागरण है, उस जन जागरण का स्वर क्या हो चुका है? ऊंचा हो चुका है, जो जन आंदोलन के रूप में व्यापक रूप में प्रकट होकर क्रूर अताताई शासन को समाप्त करके नई समता पर आधारित जन कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करेगा। तो इस कविता में आप देखेंगे कि अस्मिता की खोज भी है, अस्मिता की खोज। अब आप कहेंगे सर अस्मिता की खोज कैसे है, अस्मिता की खोज क्यों है? देखिए, भूल गलती जो एक कविता है वो अस्मिता की खोज का ही तो काव्य है। इसी के माध्यम से आम आदमी की भावनाओं को जगाने का प्रयास किया गया। क्रांति का प्रारंभ किसी आत्मचेता व्यक्ति द्वारा ही तो संभव है, और जब कोई एक ईमानदार व्यक्ति क्रांति की मशाल उठाता है तो सारी भीड़ अपने आप उसके साथ जुड़ती जाती है। तभी तो कहा गया कि हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट हो विकट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये अस्मिता की खोज है। परीक्षा में ऐसे भी पंक्ति दी जा सकती है कि हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। इसमें क्या है? अस्मिता की खोज है, क्रांति की चाह है, यह स्वार्थपरता है, यह निर्भयता है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगर क्रांति की चाह की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर क्रांति की चाह है। इन पंक्तियों में आप देखेंगे क्रांति की चाह है, क्रांति की चाह यहां पर इन पंक्तियों में है। यानी भ्रष्टाचार के दरबार में किसी बेनाम व्यक्ति का भाग जाना मुक्तिबोध के हृदय में छिपी क्रांति की चाह है। और मुक्तिबोध पूर्णतः परिलक्षित करते हैं कि किसी क्रांति की चिंगारी और सच्चाई की आग ही वह साधन है जिसके द्वारा शोषणकारियों के तख्त को पलटा जा सकता है। तभी कह रहे हैं कि मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। तो यहाँ क्या है? क्रांति की चाह है, यहाँ पर क्रांति की चाह है। जहां तक स्वार्थपरता की बात है, मैंने अभी इस कविता में आपको बताया कि वह कैद कर लाया गया ईमान
जब कैद करके लाया जाता है ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता है, बेखौफ नीली बिजलियां फेंकता कहा गया है, तो ये क्या है? ये निर्भयता का ही चित्रण किया गया। वहीं जो लोहे का जीरा बख्तर पहन कहा गया है, वहां पर लोहे का जीरा बख्तर पहन करके जो कहा गया है, अलीजा की जो ये बात की गई है, यहाँ पर इस पंक्ति में देखें कि लोहे का जीरा बख्तर पर खूंखार, हाँ खूंखार अलीजा, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह ढेर, यहाँ पर होगा करता हमें वह ढेर। तो इन पंक्तियों में आप क्या देख रहे हैं? अव्यवस्था का ही तो चित्रण किया गया कि किस तरीके से अव्यवस्था है। भाई अव्यवस्था, अव्यवस्थित तंत्र का सजीव चित्रण यहाँ पर है। यह तंत्र ईमान को कुचलने दबाने का प्रयास करता है और इसके अधीन हर वर्ग का व्यक्ति मुंह बंद किए शोषण सहने को विवश है, और इसी तंत्र को तानाशाह का विकराल रूप कहा जाता है। तभी तो कहा गया कि जो लोहे का जीरा बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार अलीजा। तो आशा करते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पूरी व्याख्या जो दी गई वो आपके समझ में आया होगा। मात्र 26 मिनट में ये छोटी सी कविता आपको समझा दी गई। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर देखें, यह नंबर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें तो लिख लें। यूजीसी नेट का बैच चल रहा है और इंतज़ार नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी ना करें कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, क्योंकि तब समय बहुत कम रहता है और क्रैश कोर्स चलता है। क्रैश कोर्स में एक दिन में 4-4, 5-5 लेक्चर दिए जाते हैं और ऐसे ही एक दिन में 2 लेक्चर दिए जाते हैं। सिलेबस तो पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स में भी होता है, लेकिन जब जितना आप समय देंगे, जिस चीज़ को जितने आप अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही अच्छा आप परीक्षा में भी कर पाएंगे। तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, आप लग जाएं अभी से ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें। और जो ईमानदारी से लगता है, ईमानदारी से मेहनत लगन पूरी निष्ठा के साथ लगता है, वह अवश्य सफल होता है। तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य पब्लिश वीडियो में।